हेलो डियर। तो आज का वीडियो बहुत शानदार है। आज बस आपको ये प्रश्न पढ़ना है। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस हिसाब से जो है आप इसको पढ़िएगा, समझ गए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है एनीमिया के बारे में। अब ये जो एनीमिया क्वेश्चन है इसे रक्ताल्पता कहते हैं, यानी रक्त की खून की कमी, समझ गए। अब एनीमिया जो होता है यह आपके ब्लड से रिलेटेड है। यह जो प्रश्न है फर्स्ट ईयर में पूछा जाएगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में CHN 1 में, ठीक है। वहाँ पे पूछा क्या जाएगा कि पोषण एनीमिया क्या होता है बताइए। तो हम आपको समझाएंगे, आगे समझिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में यहाँ पूछेगा एंड सेकेंड ईयर में आपको MSN 1 या 2 या फिर चाइल्ड हेल्थ में भी पूछेगा, ठीक है। तो MSN में भी पूछेगा सेकेंड ईयर में और चाइल्ड हेल्थ में भी पूछा जा सकता है। तो आपके लिए ये याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एनीमिया जो होता है, एनीमिया एक प्रकार का रक्त यानी ब्लड की समस्या है, रक्त की समस्या है, जिसमें होता यह है कि जो RBC होता है, रेड ब्लड जो कोशिका होता है, लाल रक्त जो कोशिकाएं हैं, इसका स्तर सामान्य से कम हो जाता है, ठीक है। और लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है। यानी सीधा कहा जाए कि एनीमिया का मतलब होता है कि संपूर्ण रक्त की कमी नहीं, ठीक है। रक्त के वॉल्यूम की कमी को एनीमिया नहीं कर। आपको ऐसा लगता होगा कि 4 kg ब्लड है तो ये 4 kg ब्लड में 2 kg ब्लड कम गया तो 2 kg ब्लड हो गया मतलब एनीमिया आ गया। ऐसा नहीं होता है। एनीमिया होता है ब्लड में कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं। उस घटक में इंपॉर्टेंट होता है RBC एंड इसी RBC में हीमोग्लोबिन भी होता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन को संचरण करना, मतलब ऑक्सीजन जो है सप्लाई करना, ठीक है। और दूसरा काम है हीमोग्लोबिन का कि यह आपके ब्लड को रिच ऑक्सीजन तो पहुंचाता ही है, साथ में यह क्या करता है कि आपके ब्लड को रंग प्रदान करता है, मतलब लाल भी, गहरा लाल भी इसी के कारण दिखता है, समझ गए। तो एनीमिया एक रक्त की समस्या है जो RBC के समान स्तर जो होता यह है कि RBC का समान स्तर कम होने से होता है, ठीक है। अब RBC का स्तर जब कम होता है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा भी समान से कम हो जाती है, समझ गए, क्योंकि उसी में हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। अब इस स्थिति में शरीर के चारों तरफ रक्त के प्रवाह में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जैसे ही आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके बॉडी में ऑक्सीजन की जो मात्रा है यह भी कमने लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन को हमारे अन्य अंगों तक पहुंचाता ब्लड ही है। अब ब्लड में हीमोग्लोबिन कमेगा तो जो ब्लड को ऑक्सीजन ढोने का जो क्षमता है आगे चारों तरफ, वह क्षमता कम जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी कम मिलने लगेगा। लाल रक्त कोशिका RBC हीमोग्लोबिन नामक एक विशेष प्रोटीन का उपयोग करके शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। वही चीज़ें है कि RBC में आपके हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को अन्य अंगों तक पहुंचाने में मदद करता है, समझ गए, जिसे हमें बॉडी के अन्य हिस्सों तक ऑक्सीजन मिलता है। और अगर इन सब चीज़ों में कमी आ जाए तो उसी को हम लोग एनीमिया कहते हैं। सीधा तौर पर एनीमिया एक रक्त की बीमारी है जो रक्त में RBC के स्तर कम होने से हीमोग्लोबिन की स्तर भी कम हो जाता है, जो शरीर के अन्य हिस्सों तक ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता में कमी आ जाता है, ठीक है, जिसे एनीमिया कहते हैं, समझ गए। चलिए, एनीमिया समझ गए। अब एनीमिया के प्रकार अलग अलग होते हैं। अलग अलग जो है प्रकार जो है आपके कारण के आधार पर अलग अलग प्रकार है, ठीक है। अब एक होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी आयरन की कमी से। एक होता है मेगाब्लास्टिक एनीमिया या फॉलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। एक होता है पर्नीशियस एनीमिया, एक सिक सेल एनीमिया और एक एप्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो पोषण एनीमिया होता है, हम लोग जो पोषण एनीमिया जानते हैं ना, तो पोषण एनीमिया यही दो के कमी के कारण होता है। पोषण एनीमिया कहने का मतलब होता है कि जो हम भोजन से जो पोषण लेते हैं, पोषक तत्व लेते हैं, और उसमें आपके लौह तत्व होता है, उसमें फॉलिक अम्ल भी भोजन से हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से हमें पोषण से मिलता है। और अगर पोषण में इन सब चीज़ों की कमी हो जाए और फिर जो है हमें एनीमिया हो जाए तो उसे पोषण एनीमिया कहते हैं। यानी भोजन में सही से नहीं मिल रहा है ये तत्व जिसके कारण हमें एनीमिया होगा तो वह पोषण एनीमिया हो जाएगा, पोषण डिफिशियंसी एनीमिया, समझ गए। चलिए, तो आयरन डिफिशियंसी, फॉलिक एसिड डिफिशियंसी एनीमिया या इसी को मेगाब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं, दो हो गया। एक पर्नीशियस यानी घातक एनीमिया होता है और एक होता है सिकल सेल एनीमिया होता है और एक एप्लास्टिक एनीमिया होता है। तो ये 4-5 जो है एनीमिया मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा कारण, ठीक है। आगे चलते हैं।
आगे है छठा, देख लीजिए, थैलेसेमिक एनीमिया है और एक है हीमोलाइटिक एनीमिया है। तो 7 एनीमिया है, मैंने सातों एनीमिया के नाम आपको बता दिया। कौन कौन सा है आपके सामने है, थैलेसेमिक, हीमोलाइटिक, 2 इधर है, 5 ऊपर बता दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कारण क्या होता है, एनीमिया के क्या कारण हो सकते हैं। तो एनीमिया के कारण में क्या क्या होता है देख लीजिए। शरीर से अत्यधिक मात्रा में ब्लड निकल जाना, मतलब चोट लग जाना या कट फट जाना, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाएगा तो आपके शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, आरबीसी कम जाएगा, आरबीसी कमेगा तो हीमोग्लोबिन भी कम जाएगा। ठीक है, तो यह शरीर से अत्यधिक मात्रा में रक्त निकलना भी एनीमिया कहलाता है। शरीरों में मासिक धर्म के कारण, अब मान गए किसी किसी महिला में बहुत ज़्यादा मेंसेज के कारण ब्लीडिंग बहुत होता है तो उसमें ये एनीमिया देखने को मिल सकता है। आहार नाल में कृमि या परजीवी संक्रमण, आपके जो आहार नाल है, जो आपके जीआई ट्रैक्ट है, उसमें आपको आहार नाल में कोई संक्रमण होना, कुपोषण होना। ठीक है, भोजन में विटामिन B2 की कमी होना। ठीक है, प्रेगनेंसी होना, प्रेगनेंसी में ब्लड की कमी हो जाती है। गंभीर संक्रमण, सीवियर इन्फेक्शन में भी ब्लड की कमी हो जाती है। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, जो हमें आरबीसी का निर्माण भी करता है, तो बोन मैरो में अगर समस्या हो जाएगा तो एनीमिया हो सकता है। कोई अनुवांशिक रोग होना। ठीक है, भोजन में लौह एवं फॉलिक अम्ल की कमी, और यही भोजन में लौह एवं फॉलिक अम्ल की कमी पोषण एनीमिया कहलाता है। समझ गए, तो ये सब कारण है एनीमिया के कारण आपसे पूछेगा, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, देख लीजिए, एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखिए, शरीर से अत्यधिक मात्रा में रक्त निकल जाना, मासिक धर्म का कारण हो सकता है, आहार नाल में संक्रमण, कुपोषण भी हो सकता है। समझ गए, भोजन में विटामिन B12 की कमी भी हो सकता है, गर्भावस्था, गंभीर संक्रमण, अस्थि मज्जा का कार्य कम होना, अनुवांशिक विकार, भोजन में लौह और फॉलिक अम्ल की कमी, लौह की कमी के कारण। ठीक है, तो ये सब कमी के ये सब कारण होता है एनीमिया होने का। अब यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि लौह के कमी के कारण क्या एनीमिया होता है, बताइए। तो वही चीज़ें हैं, लौह की कमी के कारण शरीर में रक्त निर्माण के लिए लौह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने से, हीमोग्लोबिन का पर्याप्त निर्माण नहीं होने से रक्त की ऑक्सीजन क्षमता कम हो जाता है। इस स्थिति को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। यानी हमारे बॉडी में जो आयरन का मात्रा चाहिए, पर्याप्त मात्रा लौह तत्वों का, अगर वो सही से हमारे बॉडी में नहीं है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो उस कारण हमारे रक्त में जो है क्या होगा, रक्त निर्माण में हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा। क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन अच्छा बनाना है तो शरीर में आपको लौह तत्व होना जरूरी है। अगर लौह तत्व की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है, और जब हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाएगा तो ब्लड में ऑक्सीजन का जो बहने का जो क्षमता है कम जाएगा, और फिर इससे जो है हम लोग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं, मीन्स आयरन के कारण होने वाला एनीमिया कहते हैं। ओके, चलिए, इसीलिए देखते होइएगा पालक उलक के जो है कहा जाता है खाने के लिए, पालक में बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है। अब एक एनीमिया वाले पेशेंट में क्या लक्षण होगा, तो एनीमिया वाले पेशेंट में भूख नहीं लगेगा, जिसको खून की कमी हो जाएगा, देखिएगा वो खाना भी सही से नहीं लेगा, उससे कमजोरी लगेगा, रक्त कमेगा तो कमजोरी लगेगा ही। शीघ्र थकान, अर्ली फैटी होगा। ठीक है, हथेली व नाखून रंगहीन या कम गुलाबी होगा, शरीर पीलापन, पैलोरनेस होने लगेगा, बार बार उसे संक्रमण लगेगा, रक्त में हीमोग्लोबिन स्तर घट जाएगा। ठीक है, तो ये सब लक्षण नॉर्मल एनीमिया के पेशेंट में देखने को मिलता है। भूख न लगना, कमजोरी होना, शीघ्र थक जाना, हथेली नाखून के जो नाखून होता है, हथेली, ये सब का जो हथेली हो, नाखून हो, ये सब आपके कम गुलाबी होगा, जबकि एक नॉर्मल व्यक्ति के देखिएगा नाखून तो एकदम गुलाबी टाइप से लगेगा। शरीर पीलापन, बार बार संक्रमण होगा, रक्त में हीमोग्लोबिन HB का स्तर कम जाएगा। ठीक है, और यही HB का स्तर बताता है लेवल, ब्लड का लेवल। ठीक है, आगे देखिए, अब इसके लिए हम निदान क्या करते हैं, डायग्नोसिस क्या करते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, मतलब भौतिक चेक होता है, शारीरिक जांच। उसके बाद जो लक्षण है उस लक्षण के जांच किया जाता है, ब्लड की जांच करके पता किया जाता है, एक्सरे किया जाता है, और अगर बोन मैरो सही से काम नहीं कर रहा है तो बोन मैरो का बायोप्सी करके पता किया जाता है कि बोन मैरो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि कारण में देखें हैं कि बोन मैरो जहाँ से आरबीसी का निर्माण होता है, अगर बोन मैरो सही से काम ना करे तो कहाँ से वो ब्लड का निर्माण कर पाएगा, वही बात है। ठीक है, उपचार की बात है तो अब एक पेशेंट को एनीमिया हो रखा है तो उसके लिए हम लोग क्या उपचार करेंगे, तो एनीमिया के पेशेंट के लिए जो उपचार होगा कि रोगी को आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे फेरस सल्फेट की टैबलेट। अब जिसको अगर आयरन डिफिशियंसी अगर एनीमिया है तो उपचार के लिए पेशेंट को आयरन की दवाई दिए जाते हैं, जैसे फेरस सल्फेट होता है। ठीक है, ये दवाइयाँ जो है आपको दिया जाता है आयरन की कमी से। अगर
गर्भवती महिला है तो यह टैबलेट 100 दिन तक दी जानी चाहिए, आयरन का टैबलेट, क्योंकि गर्भवती महिला को जो है बहुत ज़्यादा रक्त की कमी महसूस हो सकता है, इसलिए आयरन का टैबलेट देना चाहिए। ठीक है। अधिक एनीमिया में या आयरन माल एब्सॉर्प्शन की स्थिति में, मतलब बहुत ज़्यादा एनीमिया हो रखा हो, गंभीर है, या फिर बॉडी में जो आयरन की मात्रा है अवशोषण का वह कम है या गड़बड़ है, तो उस स्थिति में मांस में या आईवी से जो है हम लोग आयरन डेक्स्ट्रान या आयरन सर्विटॉल साइट्रिक एसिड कम्प्लेक्स देते हैं। मीन्स सीधा समझिए कि अगर बॉडी में अधिक एनीमिया हो रखा हो या एनीमिया या आयरन का जो शोषण करने की जो क्षमता है बॉडी का वह गड़बड़ा गया हो, तो इस स्थिति में मांस या आईवी मार्ग से हम लोग आयरन डेक्स्ट्रॉन, आयरन सर्विटॉल, साइट्रिक एसिड ये सब देते हैं। ठीक है। अब अगर पेशेंट को फॉलिक अम्ल के कारण अगर एनीमिया हुआ है, फॉलिक डिफिशियंसी एनीमिया है, तो पेशेंट को फॉलिक एसिड की गोलियां जो है देते हैं लगातार। ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा गंभीर एनीमिया हो रखा हो तो इस स्थिति में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। यदि किसी प्रकार के संक्रमण हो तो प्रोफिलाइटिक एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, जैसे सिफेक्जिम, एमिकासिलिन, मेट्राडिनोजल। ठीक है। अगर पेशेंट में एनीमिया भी है और उसे इन्फेक्शन भी हो रहा है तो उसके लिए प्रोफिलाइटिक एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे सिफेक्जिम, एमिकासिन, मेट्रोनिडाजोल, ये सब दवाइयाँ देते हैं। ठीक है। यदि पेशेंट को हम लोग देखे हैं कि जीआई ट्रैक्ट में, आहार नाल में इन्फेक्शन हो सकता है, कृमि इन्फेक्शन, तो कृमि इन्फेक्शन हो तो इसका उचित उपचार करके अल्बेंडाजोल, ठीक है, बहुत सारे जोल वाला दवाइयाँ आता है, वो सब दवाइयाँ दे सकते हैं। ठीक है। तो ये सब जो है आपको मैंने बता दिया, 6 पॉइंट मैंने उपचार में बता दिया। अब यहाँ पे साथ में पेशेंट को आहार में बहुत ज़्यादा सुधार करते हैं, भोजन सही से देंगे। ठीक है। अगर पोषण एनीमिया है यानी आयरन की कमी से है तो पालक या फिर आयरन जो है स्रोत वाला दवाइयाँ देंगे। ठीक है। या फिर अगर फॉलिक एसिड के कमी के कारण है तो उसके लिए फॉलिक एसिड का टैबलेट देंगे, फॉलिक एसिड के स्रोत वाला आहार देंगे। ठीक है। तो ये सब उपचार में होता है। ओके। बाकी लक्षण का जो उपचार होगा तो लक्षण का भी उपचार किया जाता है। अब रही बात नर्सिंग प्रबंध का, तो नर्सिंग प्रबंध मैं नहीं बताऊंगा। एक पेशेंट का एनीमिया है, अब कोई भी एनीमिया हो सकता है, तो उसके लिए आप क्या जो है नर्सिंग प्रबंध कीजिएगा, ये आप खुद से सोचिए। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे मैंने इंग्लिश दे दिया है, एनीमिया का कंप्लीट इंग्लिश भी दे दिया है, तो जो भी लोग इंग्लिश वाले हैं अपना इंग्लिश में पढ़िएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, जीवाणु नियंत्रण के सिद्धांत तथा विधियाँ लिखें। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझना होगा। फर्स्ट ईयर में एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल एंड मेथड, मतलब जीवाणु नियंत्रण को, सूक्ष्म जीवों के नियंत्रण के सिद्धांत और विधियाँ लिखे। एक क्वेश्चन एक डायरेक्ट बनता है। या दूसरा तरीका ये पूछ देगा कि कहेगा कि एस्टरलाइजेशन का मेथड लिखे। एस्टरलाइजेशन का जो है क्या लिखे, मतलब बीज संक्रमण का विधि लिखे या कीटाणुनाशन का विधि लिखे। ठीक है ना। तो दोनों में वही चीज़ होगा, सबका आंसर यही होगा कि जीवाणु नियंत्रण का या कीटाणुनाशन का या बीज संक्रमण का जो नियंत्रण का जो विधि है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को नियंत्रित करने, संक्रमण एवं वस्तुओं को सड़ने से बचाया जा सकता है। सूक्ष्म जीवों को निम्न 2 तरीकों से नियंत्रित किया जाता है। या यहीं पर अगर बीज संक्रमण के बारे में लिखना रहेगा तो लिखेंगे कि बीज संक्रमण के द्वारा जो है सूक्ष्म जीवों को नियंत्रण को नष्ट किया जाता है, या सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके जो है वस्तुओं को जो है सड़ने से बचाया जाता है, खराब होने से बचाया जाता है। ठीक है ना। इसको निम्न तरीके से जो है किसी भी चीज़ को विसंक्रमित किया जा सकता है या सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है। पहला है भौतिक विधि और दूसरा है रासायनिक विधि। इसमें सिर्फ आपको क्या याद रखना है, 2 तरीके से किसी भी चीज़ को विसंक्रमित कर सकते हैं। ठीक है ना। किसी भी चीज़ को 2 तरीकों से। ठीक है। या किसी भी सूक्ष्म जीवों को जो कंट्रोल करने का मेथड है, 2 तरीका है। पहला है भौतिक मेथड और दूसरा है केमिकल। भौतिक मेथड में वे सारे मेथड करते हैं जो अभी ऊपर कचरा प्रबंध देखे हैं ना, तो वो सब जो है आपका भौतिक मेथड था। जो रासायनिक मेथड होगा उसमें रसायन का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला भौतिक मेथड देखते हैं। ठीक है। भौतिक मेथड जो होता है निम्नलिखित है। भौतिक मेथड में उन सारे मेथडों का यूज करते हैं जो रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे केमिकल चीज़ों का या केमिकल कंपाउंड का या केमिकल मटेरियल का यूज नहीं किया जाता है, तो उसको जो है हम लोग फिजिकल मेथड कहते हैं। ठीक है ना। देख लीजिए,
पहला मेथड है ड्राई हीट। ड्राई हीट मतलब शुष्क उष्मा, मतलब जो उष्मा होगा वह जो है शुष्क होगा, सूखा हुआ उष्मा, ठीक है ना। तो शुष्क उष्मा अपने स्रोतों से दबाव और संचारण और विकिरण के माध्यम से स्थानांतरित होती है। इस विधि में उच्च तापक्रम और अधिक अवधि की आवश्यकता होती है। अगर आप शुष्क उष्मा के द्वारा किसी भी वस्तु के बीच संक्रमण करने के सोच रहे हैं कि वहाँ से सूक्ष्म जीवों को हटाया जाए, तो शुष्क उष्मा के लिए आपको हाई टेम्परेचर और लंबे समय की ज़रूरत होती है, तो ही जाके जो है आप शुष्क उष्मा के द्वारा किसी भी चीज़ का विसंक्रमण कर सकते हैं। समझ गए। तो ये हो गया आपका पहला फिजिकल मेथड। समझ गए। चलिए इसमें देखिए, अब जो उष्मा होता है इसमें अलग अलग प्रकार के उष्मा होता है शुष्क उष्मा में। तो पहला है ज्वाला, फ्लेमिंग। ज्वाला में देखिए ग्लास साइड, स्केल्प्स, कल्चर आदि को बुनसेन फ्लेम के ऊपर से किया जाता है, पास किया जाता है। समझ गए ना। तो ये जो है आपका ज्वाला हो गया, ठीक है। बी नंबर में हो गया शुष्क उष्मा के गर्म वायु भट्ठी। अब जो भट्ठी होता है हॉट एयर ओवन, तो उसमें जो है क्या होता है कि विष संक्रमण के लिए जो है 160 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, 160 डिग्री सेल्सियस तापमान और 1 घंटे की आवश्यकता होती है। इस विधि के द्वारा आप सिरिंज को, टेस्ट ट्यूब को, फ्लास्क को, पीपीटी को, एक्सीजर को, पाउडर लिक्विड और पैराफिन आदि को विष संक्रमण किया जाता है। इसमें एक पंखा लगा रहता है जो बराबर रूप से गर्म वायु का संचार करता है। देखिए गर्म वायु भट्ठी का मतलब होता है कि इस भट्ठी में एक जो है फैन लगा होता है, जो क्या होता है जिसको टेम्परेचर मिलता है और उस टेम्परेचर को फैन क्या करता है कि गर्म वायु उत्पन्न करता है। समझ गए ना। तो इसमें जो टेम्परेचर होता है 160 होता है और 160 टेम्परेचर 1 घंटा तक जो है यह करने के बाद यह अपना असर दिखाता है और विसंक्रमण करता है। सिरिंज, टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क, पीपीटी, सीजर, पाउडर, लिक्विड पैराफिन, ये सब को संक्रमण करने के लिए। समझ गए। तो यह शुष्क उष्मा का दूसरा रूप है गर्म वायु भट्ठी। समझ गए ना। चलिए रेड हीट देखिए, यहाँ पे शुष्क उष्मा का रेड हीट क्या होता है, तो वायर, लूप, टिप और फोर्सेप्स और नीडल्स को इसमें स्टरलाइज किया जाता है। इसमें 180 डिग्री से जो है सेल्सियस और समय अवधि जो है 7.5 मिनट होती है। समझ गए ना। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए कि रेड हीट जो होती है यह टेम्परेचर तो इसमें ज़्यादा होता है आपका। समझ गए ना। तो ये जो टेम्परेचर अधिक होने के कारण यह समय कम लेता है और यह आसानी से वायर, लूप, टिप और फोर्सेप्स और नीडल को स्टरलाइज रोगाणु रहित कर देता है। समझ गए। तो ये हो गया। चलिए ये 75 नहीं है। समझ गए ना। ये 75 नहीं है आपका, यहाँ पे 7.5 मिनट है। समझ गए। चलिए अब हम लोग दूसरा यहाँ पे आते हैं, क्या है आर्द्र उष्मा। आर्द्र उष्मा क्या है, मॉइस्ट उष्मा। समझ गए ना। मतलब जो आर्द्रता है वो मॉइस्चर होगा। समझ गए ना। उसमें आर्द्रता होगा, वैसा उष्मा। पहला शुष्क उष्मा था, अभी दूसरा आर्द्र उष्मा है। और आर्द्र उष्मा जो होता है इसमें निर्जीवाणुकरण, पाश्चुराइजेशन होता है और ऑटोक्लेव होता है। ये 2 तरीका होता है। समझ गए आर्द्र उष्मा का, जो कि फिजिकल मेथड है। निर्जीवाणुकरण यह दूध की उष्मा उपचार की विधि है जिसमें रोग कारक बैक्टीरिया को नष्ट किया जाता है। समझ गए ना। किसी को अगर दूध देखते हुए अगर दूध लेता है तो कई दिन का दूध को पैक करके रखा रहता है, और कैसे रहता है तो वह जो है पश्चुराई किया हुआ रहता है एक अच्छे तापमान पर। समझ गए। तो यही जो है आपका निर्जीवाणुकरण होता है जिसमें आर्द्र उष्मा होता है। ठीक है। चलिए ऑटोक्लेव भी जो होता है यह उच्च दाब, अधिक दाब और आर्द्रता का प्रयोग किया जाता है विष संक्रमण के लिए, जिससे आवश्यक तापमान बना रहे। ऑटोक्लेव में जो भी वस्तुएं पैक की जाती है उसको शीघ्रता से भेद कर सकते हैं। तो ये 2 प्रकार के आर्द्र उष्मा में होता है। ठीक है। तीसरा आपका होता है, पहला क्या था शुष्क उष्मा, दूसरा था आपका क्या चीज़ शुष्क उष्मा, आर्द्र उष्मा, और तीसरा अब हम लोग देख रहे हैं बॉयलिंग। अगर किसी भी चीज़ को अगर आपको स्टरलाइज करना है सिर्फ धारदार हथियार छोड़कर, नहीं तो धारदार हथियार को अगर उबालेंगे तो उसका जो धार होगा वो ख़त्म हो जाएगा। समझ गए। उबालना, उबलते पानी जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, खौलने लगता है। इसमें अगर 5 मिनट के लिए उपकरणों को उबाला जाता है तो इस तरीके से अधिकांशतः रोगकारी जीवाणु को नष्ट किया जा सकता है। सेल संबंधी क्रियाओं में प्रयोग में आने वाले औजारों का रोगाणुनाशन इसी विधि द्वारा किया जाता है, बशर्ते याद रखें कि इसमें धारदार हथियारों का उपयोग नहीं किया जाता है सफाई के लिए। समझ गए। क्योंकि उसका धार जो है खत्म हो जाएगा। समझ गए। तो ये बॉयलिंग हो गया। समझ गए। चलिए चौथा आता है विकिरण मेथड। विकिरण मेथड का मतलब है कि इसमें 2 प्रकार के रेडिएशन उपयोग में लाया जाता है। रेडिएशन के द्वारा, ये भी एक फिजिकल मेथड ही है, इसमें कोई केमिकल का यूज नहीं होता है, सिर्फ इसमें विकिरण का यूज होता है। समझ गए ना। पहला है लॉन्चिंग रेडिएशन और दूसरा है नॉन लॉन्चिंग रेडिएशन। ठीक है। देख लीजिए
एक्सरे, गामा रे एंड कॉस्मिक रे इन रेडिएशन का उपयोग इस्तेमाल के बाद फेंकी जाने वाली सामग्रियों जैसे प्लास्टिक सिरिंज, स्वेब कल्चर प्लेट, कैनुला, ठीक है, कैथेटर के रोगाणुनाशन के लिए किया जाता है। समझ गए ना। इस प्रकार के जो विकिरण होता है एक्सरे, गामा रे, ठीक है ना, एंड कॉस्मिक रे, तो इस रे के द्वारा जो है इन रेडिएशन का उपयोग जो है वह जो है इस्तेमाल के बाद फेंकी जाने वाली जो सामान होता है ना, जैसे प्लास्टिक सिरिंज, स्वेब कल्चर प्लेट, कैनुलाज, ठीक है, कैथेटर, ये सबको रोगाणुनाशन या स्टरलाइज करने के लिए लॉजिंग रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और दूसरा है नॉन आयोजिंग रेडिएशन, ठीक है, नॉन आयोजिंग रेडिएशन, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए नॉन आयोजिंग रेडिएशन। ठीक है, चलिए, नॉन आयोजिंग रेडिएशन का मतलब होता है कि इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन का उपयोग जो है सिरिंज, कैथेटर, रोगाणुनाशन के लिए किया जाता है, जबकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी, इनकुलेशन नोड, इन्हें लेमिनर फ्लो, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर के रोगाणुनाशन के उपयोग में किया जाता है। नॉन आयोजिंग का रेडिएशन का उपयोग सिर्फ आप लोग ये याद रखिए, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखिए विकिरण रेडिएशन में दो प्रकार से जो है किया जाता है, एक लॉजिंग रेडिएशन और दूसरा जो है नॉन आयोजिंग रेडिएशन। ठीक है, बस। पांचवा यहाँ पे फिजिकल मेथड में देखिए फिल्ट्रेशन, छानना। छानना का मतलब है कि जो भी तरल चीज़ें होता है जैसे शुगर, एंटीबायोटिक सलेशन, ये सब को जो है आप लोग क्या करते हैं, छान कर जो है जीवाणुओं को अलग करते हैं। ठीक है, जैसे अस्बेस्टस फिल्टर, डिस्क फिल्टर, ग्लास फिल्टर। ठीक है ना, ये क्या करता है कि यह जो है तरल दवाओं, प्रयोगशाला माध्यमों जो कि ऊष्मा आयनकारी विधि से क्षतिग्रस्त हो सकता है को फिल्टर से छाना जाता है ताकि सूक्ष्म जीवाणु अलग हो सके। ठीक है ना, तो यह छानना मेथड फिजिकल ही है। समझ गए। अब यहाँ पे छानना समाप्त हो गया। अभी तक हम लोग कौन कौन मेथड देखे हैं, शुष्क ऊष्मा, उसके बाद हम लोग आर्द्र ऊष्मा, ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग देखे हैं रेडिएशन देखे हैं, छानना देखे हैं, बॉइलिंग देखे हैं। तो ये हो गया फिजिकल मेथड। ठीक है, फिजिकल मेथड में आपका भस्मीकरण भी आ जाएगा। समझ गए ना, भस्मीकरण भी देखवे किए हैं, तो भस्मीकरण भी फिजिकल मेथड है, जलाना। समझ गए। फिजिकल मेथड में आपका लैंड डिस्पोज भी आ जाएगा, फिजिकल मेथड ही। समझ गए ना, मतलब वे सारा तकनीक जिसमें केमिकल चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता है, जिसमें केमिकल चीज़ें ना हो तो फिजिकल ही होगा। समझ गए ना। चलिए, अब यहाँ पे रासायनिक है, तो वैसा उपकरणों तथा रोगियों की सफाई के लिए बहुत सारे रासायनिक पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए, जैसे जीवाणु रहित प्रतिरोध, एंटीसेप्टिक। अब आप लोगों को पता होगा कि एंटीसेप्टिक का उपयोग जो है जैसे घाव वगैरह पर जो है क्या किया जाता है कि एंटीसेप्टिक के घोल के द्वारा साफ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो सूक्ष्म जीव हो, जो संक्रमण हो, वो नष्ट हो जाए। तो एंटीसेप्टिक के द्वारा जो है सूक्ष्म जीव रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए, उसको रोकने के लिए। ओके। दुर्गंधनाशक, अगर आपको लगता हो कि घाव वगैरह है या कहीं भी दुर्गंध आ रहा है, तो वहाँ से दुर्गंध क्यों आता है? जब वो चीज़ें खराब हो जाता है, सड़ने लगता है वहाँ पे, तो जो है वहाँ से दुर्गंध आने लगता है। तो उसको रोकने के लिए भी जो है डिओड्रेंट का उपयोग करते हैं, जिसमें रासायनिक पदार्थ होता है डिओड्रेंट, जो क्या करता है कि दुर्गंध को खत्म करता है। समझ गए। ये रासायनिक पदार्थ होता है डिओड्रेंट, जो कि एक प्रकार से क्या होता है आपका सेंट का, परफ्यूम का काम करता है डिओड्रेंट। ठीक है। विष संदूषक, डिकॉमिनेंट। ठीक है ना, देखिए, ऐसे रासायनिक पदार्थ रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों, विषैले रसायनों और वातावरण के अन्य हानिकारक कारकों को निष्क्रिय और नष्ट करते हैं। तो होता है विष संदूक, मतलब डिकॉमिनेंट। तो सर आपको जो है ये सब याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, सूक्ष्म जीवों को नियंत्रित करने वाली गैस। अब कुछ रासायनिक गैस है जो सूक्ष्म जीवों का नियंत्रण करती है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड गैस, ठीक है, और क्लोरीन गैस। आप लोग को पता है कि क्लोरीन गैस क्या करता है कि जल को भी संक्रमित करता है। ठीक है ना, उसके बाद जल को साफ करता है। उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड जो होता है, यह जो है जीवाणुओं को वर्धित रूपों या कवकों, विषाणुओं के प्रति प्रभावकारी होता है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मल्डिहाइड गैस आप लोग को पता है। समझ गए। तो यहाँ पे आपका ये समाप्त होता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि बीज संक्रमण करने का दो विधि, रासायनिक और केमिकल। रासायनिक में देख लिए हैं और केमिकल में भी देख लिए हैं। अगर आपको जहां भी दिक्कत लगे वहां पे रुकिए, बैक कीजिए और एक बार उसको रिपीट करके देखिए। ठीक है, कॉपी ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद है मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।